हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोर्स का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिए, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो लिमिटेशंस थी बच्चे, वो थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने मॉडल दिया और मॉडल 3 पोस्टुलेट बोहर ने दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and the electrostatic force between the electron and the nucleus will provide the centripetal force. So उस centripetal force को हम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे centripetal force Fc अगर मैं लिखता हूँ, that is mv square divide by r, that must be equal to k z e square divide by 4 pi epsilon naught into r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, या इसको आप जेड की टर्म में लिखें, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दी हमने, इनटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। सेकंड जो पोस्टुलेट दिया गया, according to second postulate of Bohr, there are so many infinite number of classical orbits for the electron revolving around the nucleus. Out of those classical orbits, only there are certain orbits in which electron revolves. केवल कुछ certain orbits में ही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। वो certain orbits कौन से होंगे, उसके लिए एक कंडीशन है, एक स्पेसिफाई कंडीशन दी गई। जिन ऑर्बिट्स के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लाई आएगा, उस केस में वही इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ एक नई जो बात है वो बोहर के अकॉर्डिंग वो क्या ऐड की गई कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करते करते कंटिन्यूअसली क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पे अगर कहें तो वो एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे और एनर्जी लॉस करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर जो ये स्टेट हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, जो क्वांटाइज स्टेट है, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है जिन स्टेट्स में, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और रिवॉल्व करते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कॉन्ट्रेरी टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बिल्कुल उलट उसने कहा कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। एंड द थर्ड पोस्टुलेट ये दिया गया बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर ओनली when electron emit an energy when there is transition takes place of electron from higher energy orbit to lower energy orbit, or electron can gain energy when it jumps from lower energy state to higher energy state. Then in that case the energy difference between the two, that must be equal to h nu। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है बच्चों वो क्या देगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन में एक एनर्जी देगा और वो एनर्जी फोटोन के रूप में होगी, 1 पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये जो एच है यहाँ पर वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जितना ज़्यादा एनर्जी का लेवल का डिफरेंस होगा उतना ये एनर्जी क्या आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 दी गई। तो 3 पोस्टुलेट्स बोहर के। अब इन तीनों पोस्टुलेट से हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, पूरा का पूरा सेटअप हम करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हम अगर देखें तो यहाँ से बच्चों हम v की अगर वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू आएगी NH अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू आर। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आएगा बच्चे m, v की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा ये टर्म आएगी, v का स्क्वायर किया हमने, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से, इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो दैट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक आर से बच्चों एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आएगा हाइड्रोजन का। तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा, 1 पाई से बच्चों 1 पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू
जो वैल्यू ऑफ आर आएगी ये आएगी जो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जेड यहाँ चला जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नॉट जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये आर निकालना है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा बच्चों एम जेड ई स्क्वायर इंटू पाई। ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, हमें ये वैल्यू मिलेगी। आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर, ऑलरेडी एम इसके पास था और एप्सिलॉन नॉट इसकी साइड चला जाएगा। तो यहाँ से अब n की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं बच्चों 1, तो यहाँ से जो आर नोट है, आर की वैल्यू जो आएगी बच्चे वो लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगी। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, 0.53 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आएगी। यानी हाइड्रोजन जो एटम है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस होगा बच्चों वो 0.53 एंगस्ट्रॉम का होगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ से एक और टर्म निकल के यहाँ से ये पता चलती है कि जो रेडियस है ऑर्बिट का, हाइड्रोजन ऑर्बिट या हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट के लिए, वो प्रोपोर्शनल होगा बच्चों एन स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड के। यानी जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस प्लस है, बेरिलियम प्लस 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 आयन है, तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना ही जो है रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, और नंबर जैसे बढ़ेगा उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी अगर निकालें तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमने फाइंड आउट किया बच्चों, इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज एम वी, और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों हम, आर की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा एम जेड ई स्क्वायर पाई, जेड ई स्क्वायर पाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम देखें जो टर्म्स आएगी, हमें v निकालना है, m से m कैंसिल आउट हो गया, एक n से बच्चों एक n कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी ये चला गया ऊपर जेड ई स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2, एक एच से एक एच कैंसिल आउट भी हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ऊपर तो आएगा जेड ई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2, v हमने निकालना है h 2 एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर इधर चला गया 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा h और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ ही गया, ये टर्म आ जाएगी तो एक आ जाएगा n। जो वेलोसिटी है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। और इसको जब हमने c से डिवाइड किया बच्चों, z इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर देते हैं और इसको अगर मैं c से डिवाइड कर देता हूँ तो जो v बाई c आता है, v बाई c यानी ये जो टर्म आएगी जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, n की वैल्यू 1 पुट कर दी इंटू c और n इज इक्वल टू 1, और अगर z की वैल्यू भी मैं 1 पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू आती है बच्चों 1 बाई अल्फा, सिंपली अल्फा कहेंगे इसको, 1 बाई 137 के आसपास ये रिजल्ट बनता है, ये जो वैल्यू आती है। और ये इस बात को इंडिकेट करती है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 बाई 137 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये भी हम इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बच्चे बात एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। टोटल एनर्जी निकालने के लिए
व्हाट इज टोटल एनर्जी? ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके चारों ओर अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो इसकी टोटल एनर्जी आएगी, यहाँ पर चार्ज है ZE और इसका रेडियस कितना है बच्चों? R है, मास इसका M है, तो इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1/2 mv² की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, ZE² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R, माइनस पोटेंशियल एनर्जी आएगी, माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इस पे प्लस है, ये आ जाएगी ZE² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R। तो इसको ओवरऑल अगर फाइंड आउट करते हैं तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो आएगी बच्चों वो आएगी -1/2 ZE² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी का। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन orbiting around the nucleus is negative and which indicates that electron will be in bound state with the nucleus। और जो एनर्जी का फैक्टर है बच्चों यहाँ पर R की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो R की वैल्यू पुट करने पर जो En आएगा वो आएगा -1/2 ZE² 4πε0 और R की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? R की वैल्यू आई है n²h², ऊपर चला जाएगा m ZE² इंटू पाई। तो यहाँ से E जो वैल्यू आएगी, E जो टर्म आएगी बच्चों, E की टर्म आएगी माइनस, यहाँ से हो गया Z² e⁴ Z² e⁴ m डिवाइड बाई पाई से पाई कैंसिल आउट 8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। दिस इज द nth ऑर्बिट एनर्जी। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, एक बात तो यहाँ देखिए आप, जो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो Z² के डायरेक्टली आएगी बच्चे और n² के इनवर्सली आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो इस टाइप से एनर्जी का क्वेश्चन बनता है nth ऑर्बिट का। अब दूसरा पॉइंट क्या देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी का डिपेंडेंस आया है, अब अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, Z की वैल्यू अगर आप 1 भी मान लें तो ये जो En है, इस En को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं एनर्जी स्टेट्स के लिए। आप देखिए, अगर n की वैल्यू देखो बच्चों मैं 1 कर रहा हूँ तो एनर्जी जो इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करके आएगी, ये एनर्जी बनती है -13.6 डिवाइड बाई n²। ये एनर्जी आएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 1 पुट की तो फर्स्ट स्टेज की एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया ये गैप है, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो -3.4, 3 पुट करेंगे तो -1.51, 4 पुट करेंगे तो 0.85। इस प्रकार से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो जो एनर्जी का लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। पहले गैप ज़्यादा, उसके बाद आगे जाएंगे तो गैप थोड़ा सा और कम होगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा। इस प्रकार से n की वैल्यू जब लार्ज हो जाएगी तो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट नहीं रहेंगे, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों स्पेक्ट्रा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ से स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्पेक्ट्रा ऑफ H एटम। देखिए अभी हमने बताया जो N है वो N इस तरह से है बच्चों कि ये आपका जो फर्स्ट लेवल है, दिस इज फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल है, दिस इज फॉर सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है, ये सिक्स्थ लेवल है, इस तरह से ये लेवल्स हम ले सकते हैं अलग अलग से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है।
एंड सो ऑन टू, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू जैसे यहाँ पर रखता हूँ मैं इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, दैट मस्ट बी टू इनिशियल माइनस फाइनल क्या आएगा बच्चों, दैट इज एच न्यू, और एच न्यू को लिख देंगे एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा ये क्या आएगा, अगर आप इसमें डिफरेंस करें तो माइनस साइन है, इनिशियल वैल्यू प्लस की आएगी, तो इसमें से जो भी टर्म कॉमन है बच्चों कॉमन निकाल लेंगे। इसको जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 एम, नीचे आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन एन, तो अंदर रहेगा इंटू एच स्क्वेयर, अंदर आ जाएगा 1 बाई एन टू स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन 1 स्क्वेयर, ये एक स्ट्रीम बन जाएगी। इसको आप नीचे ले आइए तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर ई रेज टू पावर 4 एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी 1 बाई एन टू स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन 1 स्क्वेयर। एन 2 को हम फाइनल स्टेट कह रहे हैं, एन 1 को इनिशियल स्टेट कह रहे हैं, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो जेड की वैल्यू जब 1 कर देंगे तो जेड की वैल्यू 1 करने के बाद जो ये सारा का सारा फैक्टर रहेगा बच्चे, ये बन जाएगा आर एच, और ये आ जाएगा 1 बाई एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम कहेंगे वेव नंबर। क्या कहेंगे इसको, वेव नंबर। और ये वेव नंबर से हम हाइड्रोजन एटम की जो सीरीज है बोहर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से सारी की सारी हम सीरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो 5 सीरीज ऑब्जर्व की गई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, वो सारी की सारी सीरीज को हम आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ तो अगर n फाइनल स्टेट 1 है और इनिशियल स्टेट जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट 2, 3, 4, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 इनमें से किसी से भी होके कहाँ गिरता है बच्चों, पहली स्टेज पे गिरता है, उस केस में जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम या उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे। और ये सीरीज किस में लाई करेगी, लाइमन सीरीज होगी बच्चों ये, और ये सीरीज लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 1 स्क्वायर। इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, एनआई स्टेट 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 से 1 पे एंड सो ऑन, इस प्रकार से जो आएगा वो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी बच्चों, वो लाइमन सीरीज मिलेगी। और ये किस इसमें लाई करती है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। जब मैं n की वैल्यू 2 कर दूं, n की वैल्यू 2 और बाकी n1 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे हो, तो वो जो सीरीज होगी वो बाल्मर सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज होगी। और बाल्मर सीरीज जो लाई करेगी बच्चों वो करेगी विजिबल रीजन। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे पहले सीरीज कौन सी ऑब्जर्व हुई थी, बाल्मर हुई थी, और बाल्मर ने सबसे पहले सीरीज ऑब्जर्व की थी। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने आसानी से इसको सारे के सारे जो इसके कंपोनेंट थे, सीरीज के सारे कंपोनेंट उन्होंने डिस्कवर कर लिए थे। क्यों कर लिए थे, क्योंकि ये विजिबल में है, बाकी कोई भी जो पैटर्न था वो विजिबल में नहीं था, और विजिबल को डिटेक्ट करना और उसको ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा आसान होता है, इसीलिए सबसे पहले सीरीज कौन सी आई थी बच्चों, बाल्मर सीरीज आई थी। उसके बाद लाइमन के बाल्मर के बाद क्या आएगा, पास्चन। पास्चन में क्या होगा, इनिशियल स्टेट कहाँ गिरेगा कि फाइनली इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में गिरेगा। कहाँ से गिरेगा, 4th से गिर सकता है, 5th से गिर सकता है, 6th से गिर सकता है। पास्चन, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट में क्या होगा, 4 में गिरेगा, 5th से, 6th से एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। और ब्रैकेट में कहाँ गिरेगा बच्चों, 5th में गिरेगा, 6th से, 7th से, 8th से, 9th से, 10th से एंड सो ऑन। वो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरे स्पेक्ट्रम को जो
5 सीरीज हैं उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल आसानी से एक्सप्लेन कर दिया गया। और इस प्रकार से बोहर का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना गया कि उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया बाय अज्यूमिंग द 3 पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, सेकंड जो वैल्यू है वहां से फर्स्ट में जब वो ट्रांजिशन करता है उस केस में एनर्जी निकलेगी मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन होगी। यानी ये जो एच न्यू है हमारा, ये जो एच न्यू है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो इस केस की ट्रांजिशन में सबसे कम होगी। और जब वो इनफाइनाइट लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन आके गिरता है फर्स्ट में, उस केस में वो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जहां एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इन्फिनिटी से अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं, इन्फिनिटी से 1 पे गिरता है तो वेवलेंथ आएगी मिनिमम, और अगर बच्चों 2 से फर्स्ट पे गिरता है तो वो आएगी मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। दिस इज आल्सो कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। तो सेकंड मेंबर की वेवलेंथ निकालने के लिए लाइमन की क्या करेंगे हम, कहां से ट्रांजिशन होगी, 3 से 1 में। फर्स्ट के लिए कहां से होगी, 2 से 1 में, 2 से 1 में होगी। इस प्रकार से हर सीरीज के लिए मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ्स को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि स्पेक्ट्रा। देखो हमारा हो गया, हम स्पेक्ट्रा कैसे फाइंड आउट कर मतलब बोहर के बेसिस पे हम किस प्रकार से स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, स्पेक्ट्रा के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है कि अनक्वांटाइज्ड एंड द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड अनक्वांटाइज्ड। देखो ये देखा गया कि जब देखो ये जो स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं, जैसे लाइमन सीरीज, जैसे कोई सीरीज स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वो स्पेक्ट्रा जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की तरफ बढ़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की तरफ बढ़ेगा ऐसे, तो उनके बीच का जो गैप है बच्चों वो कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, और धीरे 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 क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूम स्टेट में आ जाएगा ऐसे। मतलब ये इस प्रकार से हायर एनर्जी की तरफ हम देखेंगे तो कॉन्टिन्यूम एनर्जी स्टेट बन जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूम एनर्जी स्टेट क्यों बनती है, क्योंकि जो ऑर्बिट्स हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम न्यूक्लियस से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट्स होंगे, तो वो जो ऑर्बिट्स हैं वो ऑर्बिट्स कंप्लीट क्लोज ऑर्बिट्स नहीं होते, बल्कि वो इन फॉर्म ऑफ हाइपरबोला या पैराबोला की फॉर्म में हो सकते हैं। तो उन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी बच्चों, पॉजिटिव एनर्जी होगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से जो फ्रीक्वेंसी एमिशन होगा उस केस में वो आएगा बच्चों R डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई hc। यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी बनेगी, और उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखते हैं तो जो स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है। तो इस बेस पे हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ, देखिए बोहर ने इसको स्पेक्ट्रा को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल? द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल इज दैट द बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू द, ये केवल और केवल बच्चे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही क्या है एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम और लाइट एलिमेंट्स। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हाइड्रोजन का जो मॉडल है, वो जो बोहर मॉडल है, सॉरी, वो क्या हो गया था बच्चों, फेल हो गया था। सेकंड जो इसका लिमिटेशन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ही सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस को ही एक्सप्लेन कर पाया बोहर का एटॉमिक मॉडल, जबकि इसके अंदर और फाइन स्पेक्ट्रा, जब इसको और फाइन माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से अगर इसको देखा गया तो इसमें जो सीरीज थी वो और बारीक सीरीज मिली। तो वो सीरीज जो फिलहाल डायरेक्टली देखने पर ऑब्जर्व नहीं हो रही है, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने को मिली बच्चों। तो वो जो स्पेक्ट्रा था वो भी बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन जो ये कहता है कि जो बोहर ने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई कंप्लीट जो सेटिस्फैक्शन आंसर या उसका एक्सप्लेनेशन बोहर नहीं दे पाया कि वो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जबकि लेटर ऑन ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक 2 डायमेंशन जो एटम है उसका जो ये तो जो मॉडल था बोहर का मॉडल, वो 2 डायमेंशनल मॉडल था। एक्चुअली में जो बोहर मॉडल 2 डायमेंशनल था, लेकिन बाद में जो एटॉमिक मॉडल आए वो 3 डायमेंशनल मॉडल आए, जिन्होंने और अच्छी तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो ये भी एक प्रकार से बोहर की लिमिटेशन थी, जो आगे जाके समरफील्ड ने इसको रिमूव करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो बाद में देखेंगे कि वो कितना एक्सप्लेन कर पाया नहीं कर पाया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है बच्चों इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन है
उसके अंदर जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैविंग वेव नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो वो, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम को, पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। और डी ब्रोगली वेव ये कहता है कि अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ध्यान से देखें इसको, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बच्चों एक ऑर्बिट में घूम रहा है, लाइक दिस इज एन ऑर्बिट, और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात लेके चलते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस आता है वो रेडियस आता है बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा क्या होता है, h/mv, एंड व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमारे पास ये आई है, देखो दिस इज द वेलोसिटी। तो लैम्डा अगर वेवलेंथ अगर निकाल लें यहां से तो वो कुछ इस तरह से आती है, h/2m ZE², किसकी वैल्यू पुट की है हमने बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v की वैल्यू आ जाएगी ZE², ऊपर चला जाएगा बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट h² इंटू n की वैल्यू कर दी हमने 1। जब इसके अंदर ये सारे के सारे पैरामीटर्स पुट किए गए तो ये जो रिजल्ट निकल के आया बच्चे, वेवलेंथ जो निकल के आई इलेक्ट्रॉन की, वो बड़ा ही एक चौंकाने वाला रिजल्ट निकल के आया। और वो रिजल्ट क्या निकल के आया, वो निकल के आया वेवलेंथ जो हमें मिली वो मिली बच्चों 3.3 10⁻⁻10 मीटर, एंड दिस इज नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। यानी एक कमाल का रिजल्ट सामने निकल के ये आया कि इलेक्ट्रॉन की जो, अगर हम इलेक्ट्रॉन एज ए वेव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हुए वेव एसोसिएट करता है तो जो उसकी वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो वेवलेंथ ये आई, और ये वेवलेंथ जो आई है बच्चों, ये वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का सरकमफ्रेंस है। यानी वेवलेंथ का सरकमफ्रेंस के साथ एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जब बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो जहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो वो जो कैसी वेव्स एसोसिएट करेगा, स्टैंडिंग वेव एसोसिएट करेगा, स्टेशनरी वेव एसोसिएट करेगा। स्टेशनरी वेव में एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। तो स्टेशनरी वेव कब बनेगी, स्टेशनरी वेव तब बनेगी जब सरकमफ्रेंस जो है वो हमेशा वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल आए, तब ही ये पॉसिबल होगा। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा कितना है 2πr इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू बच्चों h/mv। तो यहाँ से हमें एंगुलर मोमेंटम जो मिला mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π, एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों nh/2π, ये हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्वांटाइज्ड कंडीशन है। तो हम डी ब्रोगली वेव के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक वो निकाला था बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला था। अब ये भी हाइड्रोजन या बोहर की लिमिटेशंस में ही काउंट होता है कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या आया था, इस प्रकार उसको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर मास का जो कॉन्सेप्ट है वो रिडबर्ग कांस्टेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है, एक बार वो लिख लेते हैं हम, क्या आई है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है दैट विल बी r इज इक्वल टू, रिडबर्ग कांस्टेंट जो आता है बच्चों वो आता है m e⁻⁴ डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c। देखिए जो हम ये कॉन्सेप्ट अभी कर रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस अपने सेंटर के राउंड भी रिवॉल्व करता है, अपने सेंटर के अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके राउंड रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस का मास हम इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस रिकॉइल नहीं करता। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में
तो इनफाइनाइट मास की बात करते हैं, लेकिन मास अगर लाइट है उस केस में बच्चे इसका रिकॉइल होना पॉसिबल है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि रिकॉइल हो सकता है। तो इसका मास अगर m मान लें, इसका मास स्मॉल m मान लें, तो ना तो हम इंडिविजुअल मास फिर इलेक्ट्रॉन का लेंगे, ना ही हम न्यूक्लियस का लेंगे। यहाँ पर जो मास रिडबर कांस्टेंट में है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन जब हम इसकी मोशन को भी कंसिडर करेंगे तो हमें फिर इनका इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा, और इन दोनों का इफेक्टिव मास आएगा बच्चों m डिवाइड बाई m प्लस m, और उसी हिसाब से फिर हमारा जो रिडबर कांस्टेंट है बच्चों वो भी आ जाएगा m डिवाइड बाई m प्लस m इंटू e की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये रिडबर कांस्टेंट आएगा। अब इस रिडबर कांस्टेंट को हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, आप m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई m e रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, और ये m इसके नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस m डिवाइड बाई कैपिटल M। ये बन गया पहले वाला। इसको हम r इन्फिनिटी लिख सकते हैं 1 प्लस m डिवाइड बाई कैपिटल M। r इन्फिनिटी का मतलब ये है जब हमने न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट माना हुआ था तब हमें रिडबर कांस्टेंट ये मिलेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट के बजाय फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिकॉइल हो रहा है, तो फिर हमारा रिडबर कांस्टेंट बच्चों क्या आएगा, ये आएगा कि r इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस m बाई m। तो इस वजह से रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो चेंज हो रही है, और वो किसका फंक्शन है, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है। जिससे पहले ये माना जा रहा था कि रिडबर कांस्टेंट एक नेचुरल कांस्टेंट है, तो वेरी नहीं करता। तो जब इसका ग्राफ बनाया गया बच्चों, अगर हम इस तरफ हम इसका एक ग्राफ बनाएं लाइक दिस, तो यहाँ हमने ले लिया मास नंबर, और यहाँ ले लिया हमने रिडबर कांस्टेंट r। तो r की रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ज़्यादा, फिर कम और फिर कम, ये नीचे की तरफ r की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी, सबसे कम है, ये वैल्यू सबसे कम है बच्चों। अगर इसको वैल्यू लिखें, ये वैल्यू है 109,680, और जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू 109,740, ये वाली वैल्यू है। तो जैसे जैसे ऊपर से हम देखेंगे तो मास जो है वो इस प्रकार से, जो रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आती जाएगी, और कुछ टाइम के बाद जाके वो इस टाइप से हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी बच्चों। ये कोरस्पॉन्डिंग, ये जो वैल्यू है हमारी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो एक्चुअली में आमतौर पर हम ये वैल्यू लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू ये ना होकर ये वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर मास के कंसेप्ट की बेसिस पे जो रिडबर कांस्टेंट है वो चेंज होगा, और उसके चेंज होने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेक्ट्रा पे फर्क पड़ेगा। स्पेसिंग कम से कम क्या होगी बच्चों, वहां पर पहले से अलग तरीके की आएगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, शॉर्टकमिंग हमारी हो चुकी है, बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब n की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो जो एनर्जी स्टेट्स हैं हमारी, वो डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम की बजाय कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम हो जाएगा। दो बातें आप वहां पर कह सकते हो, n अप्रोचेस टू लार्ज, देन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगी बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एंड क्लोजर इज द क्वांटम फिजिक्स टू द क्लासिकल फिजिक्स। n की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतनी ही आपकी जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स की ओर अप्रोच करेगी। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे एनर्जी लेवल हमने लिए थे, एनर्जी लेवल्स कम है तो गैप आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो जो गैप है बटे बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्लासिकल और क्वांटम की अप्रोच हम देखते हैं एक बार, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम अप्रोच। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लासिकल एग्जांपल अगर हम लेके चले, आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई r डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है, डिपेंडेंसी देखना चाहो डिपेंडेंसी देख लीजिए, नहीं r की वैल्यू आप निकाल चुके ऑलरेडी, v की वैल्यू तो बच्चों ये रही और r की वैल्यू ये रही। तो इन सब को मैं a नोट लिख सकता हूं, तो r नोट, r जो आ जाएगा यहाँ पर a नोट,
ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ये है जब हमने इसको एटॉमिक रेडियस मान लिया 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया ये वाला, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो आर तो आ गया ये और वेलोसिटी आ गई ये, तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू आ गई ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और ये जो वैल्यू आ गई बच्चों ये आ गई जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर ऊपर चला गया 2 एप्सिलॉन नॉट एन इंटू जेड। इस पूरे फैक्टर को ध्यान से देखिए, जो टाइम पीरियड है वो एन स्क्वायर के एन क्यूब के डायरेक्टली है और जेड स्क्वायर के इनवर्सली है, और फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों। और क्वांटम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? क्वांटम मैकेनिकल के लिए अभी हमने एनर्जी का कांसेप्ट निकाला था, और एनर्जी क्या आई थी? E इज इक्वल टू En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से आई थी हमारे पास। ठीक है, अब मान लिया एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट n से, एक एनर्जी स्टेट n से n-m पे जाता है या n-1 पे जाता है, तो हमारा एनर्जी स्टेट क्या बनेगा? अगर हम उसको देखें तो मान लिया n से n प्लस p पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है n से n प्लस p पर, तो हमारे पास En प्लस p क्या आ जाएगा? -13.6 डिवाइड बाई n प्लस p का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए बच्चों। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर, जेड की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ भी 1 पुट कर सकते हैं, तो EnP में से En अगर घटाएंगे तो -13.6 कॉमन आ जाएगा, और माइनस की जरूरत नहीं है, तो ये कॉमन ले लिया, तो ये होगा माइनस का, ये प्लस का, तो 1/n स्क्वायर -1/n प्लस p का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू इस तरह से आए बच्चों 13.6, n नीचे आ गया n स्क्वायर n प्लस p स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा n प्लस p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 13.6। अगर np के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ऊपर हमारे पास बचेगा बच्चों 2np, और नीचे आ जाएगा n⁴। n से ये कैंसिल आउट तो आ गया बच्चों n क्यूब। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो जो यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी वो n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। ये लेकिन कब होगा? ये तब आया जब n की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। अदरवाइज यहाँ अगर ये एनर्जी आई है और इसको मैं h नहीं लिखूँ, इस एनर्जी डिफरेंस को n-1 को, तो वह फ्रीक्वेंसी n स्क्वायर के इनवर्सली है, जबकि यहाँ से क्या आई है बच्चों? n क्यूब के इनवर्सली आई है। इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू लार्ज होगी वैसे वैसे जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में होती जाएगी, डिस्क्रीट से कंटिन्यू में बदलेगी, और जो आपका फिजिक्स है वो क्लासिकल, जो क्वांटम फिजिक्स है वो धीरे धीरे किसकी ओर अप्रोच करेगी? वो क्लासिकल फिजिक्स की ओर अप्रोच करेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट योर बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। तो बच्चों ये बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड तकरीबन हमारा ये टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो बोहर समरफील्ड और विल्सन समरफील्ड मॉडल के ऊपर होगा। थैंक यू। Here is test questions. First question, explain atomic spectra on basis of Bohr model. Second, find out the maximum and minimum wavelength emitted in Lyman series. Third question, draw the graph of the Rydberg constant with atomic mass. Fourth question, what is the Bohr correspondence principle? And the fifth question, an electron is made to collide with an hydrogen atom in its ground state and excites n is equal to 3. Find energy gained by hydrogen atom. These are the all 5 questions, and thank you very much.